13 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आज यानी शुक्रवार 12 दिसंबर 2025 को उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनता के सामने 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 12 दिसंबर को जनता के सामने कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया। पत्रकार वार्ता में सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियों, प्रमुख परियोजनाओं और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से जानकारी साझा किया गया। इसके बाद प्रभारी मंत्रीगण 13 और 14 दिसंबर को अपने अपने जिलों में पत्रकार वार्ता कर विकास योजना और उपलब्धियों की जानकारी साझा करेंगे। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे जिला स्तर पर हुए कार्य, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की पूरी जानकारी साझा करें। आज की इस प्रेस वार्ता में मित्रों, हमारे बीच माननीय यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, इस अवसर पर ACS नीरज जी, हमारे आशीष अग्रवाल जी मीडिया प्रभारी, हमारे CPR और आप सब। यद्यपि मैं प्रेस वार्ता में कोई नई बात या ऐसी कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे आपके सबके साथ बीते हुए 2 वर्ष के जिसके आप भी साक्षी हो, और शासन की योजनाओं में कमोबेश अगर हम कोई किसी वर्ग से बात करें तो सबसे पहले प्रेस के वर्ग से ही रूबरू होना पड़ता है और प्रेस के माध्यम से वो बातें समाज तक, नीचे तक जाती भी है। उसी सिलसिले में यद्यपि ये सरकार के गठन के साथ जो जो काम किए गए हैं, विभाग भी बहुत सारे हैं, योजनाएं भी बहुत सारी है और बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन काम को करते करते ये बात भी सही है कि समय 2 साल का लगा, लेकिन ये काम भी इतना बड़ा रहता है कि 2 साल भी बहुत, अगर हम पीछे देखो तो बहुत लगते हैं, आगे देखो तो बहुत कम लगते हैं। तो ये इसीलिए हमने एक इसी के साथ पिछले मतलब इसी महीने से 2 साल की समीक्षा बीते कामों की और 3 साल के टारगेट विभागवार इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया था और वो सिलसिला चल भी रहा, काफ़ी हद तक हो भी गया है। ये थोड़ा नवाचार भी है क्योंकि आमतौर पर विभाग की समीक्षा बजट के साथ साथ 1 साल में 2 बार विभाग की पर चर्चा आमतौर पर मुख्यमंत्री के साथ होती थी, लेकिन हमने इसमें थोड़ा नवाचार ये जोड़ा कि बीते 2 साल की भी अच्छी बातों को लेकर के सारे माननीय मंत्रीगण अपना प्रेजेंटेशन दे, तो वो एक पूरा 5 साल का हमारा समग्र एक लघु चित्र आंखों के सामने आ जाता है, जहाँ बीते हुए सारे कामों की बात और आने वाले 3 साल में और कैसे उस पर बढ़ा जाएगा। और उसी सिलसिले से जोड़ करके ये विकास और सेवा के 2 वर्ष, यद्यपि ये बात सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पूरे देश की कार्यपद्धति, काम करने के तरीके, टारगेट, केंद्र का समर्थन, और आज तो और जोरदार चीज़ आ गई है, वैश्विक परिस्थितियां भी आज के समय में भारत के साथ एक अलग प्रकार से जुड़ रही है और ये जो वर्तमान का दौर चल रहा है उसका तुरंत असर ऊपर नीचे आने का भी पूरा बना हुआ है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा में से अवसर निकाल करके जो काम की पद्धति स्थापित की है, उसी का लाभ हम सबको दिखाई भी दे रहा है। अब मैं अपनी बात को कहाँ से शुरू करूँ? हम अपने बीते कल की बात से ही बात आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हम सब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हम सब देखते हैं 85 के बाद 87-88 से छोटे छोटे दलम बन करके नक्सलाइट अपना अपना टेरिटरी बनाने लगे और उस टेरिटरी के बीच में से ये नया अनुभव आया था, हम कभी सोचते नहीं थे। आदिवासी अंचल, भूला भाला हमारा छत्तीसगढ़ का बेल्ट या मंडला, बालाघाट, डिंडोरी तक के इस बेल्ट में कभी पहला तो संयुक्त मध्य प्रदेश था, 90 के बाद वो दौर बदला और 2002-3 तक आते आते 2 राज्यों में बदल गया। लेकिन घटनाएं घटने लगी और उसमें क्या क्या हुआ ये दोहराना नहीं चाहूँगा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोल दिया उन सारी बातों को। लेकिन 90 से पहली घटना सामने आती है 88-89 से दल गठन होने लगे
और बाद के घटनाक्रम में तो ये हुआ कि 17 पुलिसकर्मियों की 95 में एक तरह से हत्या होती है। ये पहली बार हमारे राज्य में हुआ है कि पूरी की पूरी बस के हमारे सशस्त्र बलों का एक तरह से बहुत भीषण वो नरसंहार जैसा हुआ। बाद में तो उसका परिणति ये भी हुई कि चुने हुए मंत्री के अपने घर से राज्य के मंत्री को बुला बाहर निकाल करके थाने के पास कुल्हाड़ी से हत्या कर दे। ये मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ था, कभी सोचा ना समझा, लेकिन अपनी सबके आंखों के सामने मध्य प्रदेश का वो इतिहास बना है। राज्य सरकारें क्या होती है, केंद्र सरकार क्या होती है, लेकिन आज़ादी के बाद राज्य और केंद्र की सरकार दोनों जगह एक दल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद में भी कोई ठोस रणनीति बने, योजना बने, इसका निराकरण हो, और उसका परिणाम क्या आया कि कई हमारे आदिवासी भाई बहन सहित कई शहरी को, कई राहगीर के किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर काट दिया, किसी की बच्चे सहित पूरे परिवार को समानांतर थाने चल रहे हैं, समानांतर कोर्ट चल रही, समानांतर सत्ता चल रही, मंत्रिमंडल का गठन नक्सलाइटों का अपना अलग चल रहा है। ये सब एक तरह से पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ में भी स्थापित हुआ। हमें गर्व है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार ध्यान दे करके, जो 35-37 साल पुरानी एक चुनौती थी 2-4 साल के समय में, और अब तो डेडलाइन डिसाइड की। सच में जब उनने डेडलाइन डिसाइड की कि मार्च 2026 तक नक्सल वाली मूवमेंट समाप्त कर देंगे, तो मैं भी थोड़ा चौंक गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं। मैंने गृह मंत्री जी से निवेदन भी किया, हमने कहा नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, ये समय सीमा में हो जाएगा। बड़ा सुन के अच्छा भी लगा। लेकिन बीते साल जब बात की, क्योंकि मैं अपने राज्य की दृष्टि से अगर देख के बताऊंगा तो आप सब जानते हैं हमारा भौगोलिक रूप से इतना बड़ा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी का क्षेत्र, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट इतना बड़ा, ऐसे में 25, 30, 40 लोगों को खोज के निकालना यही चुनौती रहती। और वो फॉरेस्ट के इलाके में जब मोबाइल टावर काम नहीं करते हैं, बिजली की लाइन के भी संकट रहते हैं, जंगली जानवर चारों तरफ बिखरे हुए, गांव की अंदर की भी स्थिति कैसी है कि लगातार 20-25 साल तक लाल सलाम ने जो माहौल बनाया कि फॉरेस्ट के अधिकारी से लेकर के सारे लोग, लेकिन ये सौगात भी मिली कि पहले तो हमारे अपने भी इस घटनाक्रम में बहुत दर्दनाक हादसे हुए। बीते साल जिस आशीष शर्मा को हमने प्रमोट करके टीआई बनाया, कुछ समय पहले उनकी बलिदान भी हुआ, ये दर्दनाक भी था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता के कुछ अच्छे पुलिस अफसर जिनने खुद ने मांग कर बालाघाट की ड्यूटी ली, मैं अपने आईपीएस अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। आमतौर पर आईएएस आईपीएस पे कई बार सुविधा की और तमाम प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन यहाँ के अपने इस राज्य के बहादुर अफसरों ने पोस्टिंग मांग के लिए और टारगेट लिया कि हाँ हम ये करके देंगे। आईजी संजय भी ऐसे घूम रहा जैसे जवान, मोटरसाइकिल से लेकर के लंबे समय तक ये आईपीएस अधिकारी ऐसे काम करे, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और जब समेकित रूप से काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है कि आज वो इतनी बड़ी भयंकर चुनौती थी। मैं मान के चलता हूँ विकास के काम तो सब है ही, लेकिन एकदम सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो ये हमारा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी पहले तो क्रमबद्ध रूप से हमारे सारे जिले एक के बाद एक उस लाल आतंक से मुक्त होते गए, और अब जाकर कल जब जीरो की स्थिति बनी तो ये बड़े सौभाग्य की बात भी है। और ये उन सबको सलाम भी है जिनने अपना बलिदान दिया। हमारे कई सारे जवानों ने, हमारे आम नागरिकों ने इसकी कीमत चुकाई है। इसलिए हमने कहा कि 1 साल के अंदर 10 दुर्दांत आतंकवादियों के समान या नक्सलाइटों को हमने ढेर किया मैदान में, और ये संदेश दिया कि आप अगर लड़ना चाहते हो तो हमारा पुलिस फोर्स आपसे निपटने में सक्षम है, और अगर आप सरेंडर करोगे तो पुनर्वास पॉलिसी में हम आपके लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं। और ये दोनों नीतियों का कारगर रूप बना के हमारे लिए कुछ हमने जब मोबाइल फ़ोन उनके टेप सुने थे तो आखिरी में तो ऐसी स्थिति बनी थी कि दलों के अंदर इस बात की होड़ लगी कि पहले सरेंडर कौन कर रहा है, और हमने आखिरी परिणाम देखा कि 42 दिन में 42 सरेंडर हुए।
और 10 नक्सलाइटों को ढेर किया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए। अब ये अलग बात है कि अब हम वापस उस बालाघाट मंडला डिडोरी के अंदर जिन भी कारणों से ये पनपा फैला था, हम उसको अंदर से उस तरह के तंत्र को भी मजबूत करें कि दोबारा ये सांप अपना फन नहीं फैला सके। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय गृह मंत्री जी को भी, जिन्होंने हमारे मोबाइल नेटवर्क के टावर और तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संसाधन अच्छे से अच्छे कैसे स्थापित कर सकते हैं उसकी मदद भी की, उसका भी बड़ा लाभ मिला। हमको पुलिस की बटालियन भारत सरकार की भी मिली और राज्यों के अंदर परस्पर कोई दल की सीमा नहीं। कई जगह आंध्र में हमारी सरकार है लेकिन तेलंगाना में नहीं है, तो कोई बात नहीं, कांग्रेस की सरकार हो किसी और दल की सरकार हो, लेकिन समान रूप से नक्सलाइटों के खिलाफ जो मूवमेंट बनाया उसका बड़ा लाभ मिला। दूसरी बात करना चाहूँगा नदी जोड़ो अभियान की। ये भी बहुत बड़ा अभियान था, असंभव जैसा था। कभी अटल जी की बात याद करें कि बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई थी, वाकई ये ऐसा लग रहा था कि तो क्या होगा, भगवान जाने कैसे करेंगे। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो का जो लाभ मिला बहुत तेज गति से, और अब तो रोज नए नए जिले जुड़ रहे हैं। नहीं तो हम इधर कभी सोचते नहीं थे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये तो नर्मदा जी से ही जुड़ गए थे, लेकिन ये पर्वती कालीसिंध चंबल का कैचमेंट एरिया है। इधर नीमच मंदसौर चंबल तो वर्षों से थी, गांधी सागर डैम भी वर्षों से था, लेकिन नीमच मंदसौर में सिंचाई का रकबा का माननीय गृह मंत्री जी मौजूद है। हमारा पानी, हमारी नदी, हमारा कार्यक्षेत्र, लेकिन पीकेसी योजना से अब लाभ पूरा लेंगे। ये पीकेसी नहीं, पीकेसी ने तो और एक नया दौर लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जयपुर के अंदर भाषण में जिसको कोड किया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कि आज का ये जो पीकेसी पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का शुभारंभ ये नए युग की सूत्रपात है। जब दो राज्यों के बीच सालों से झगड़े चलते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और कई बार तो हिंसक घटनाएं हुई दक्षिण के राज्यों में, लेकिन परस्पर सौहार्दता के बलबूते पर राजस्थान में भी पानी पहुंचेगा, मध्य प्रदेश भी पानी लेगा, और हमारे इस क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की, सिंचाई की, उद्योगों की रचनाओं को पानी के माध्यम से डेवलपमेंट करने की पूरी फ्रीडम मिल रही। तो ये नदी जोड़ो अभियान और एक सिलसिला चालू होता तो फिर कहाँ तक रुकता है। कितना अच्छा लगता है कि केवल राजस्थान नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र के साथ जोड़कर भी ताप्ती का पूरा ये एक नया प्रकार का वाटर रिचार्ज का पूरा प्रोजेक्ट बनाया, और 70,000 करोड़ ये सारे चीज़ों में भारत सरकार 10% केवल राज्यों के लिए लगाने की बात कर रही, 90% अदरवाइज अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट हम कैसे खड़ा करेंगे। 1 लाख करोड़ की पीकेसी योजना तो 90,000 करोड़ भारत सरकार दे रही, 70,000 करोड़ की पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, ऐसे 70,000 करोड़ की हमारी ताप्ती के साथ योजना बनी, जो हमारा बुरहानपुर के बाद खंडवा, खरगोन के हिस्से से होते हुए इस पूरे नए वाटर रिचार्ज का पूरा एक नया प्रकार का बेसाल्ट हमारा पूरा काम आएगा। उसी के साथ मंदाकिनी चित्रकूट के अंदर केन बेतवा का फिर रिवाइज प्रोजेक्ट दिया, जिसके आधार पर हमारी चित्रकूट की धारा भी सरसब्ज होगी, चित्रकूट का धाम भी जगमगाए। ये पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, और उसमें और नवाचार कैसे हुए, जल की रचनाओं पे भी जब ध्यान जाता तो आमतौर पर तीर्थ की रचना नदी माताओं के माध्यम से होती है। अकेले उज्जैन को देखें तो उज्जैन की क्षिप्रा नदी में 2 चुनौतियां हमको थी। सिमस तो 80 में भी हुआ, 92 में भी हुआ, 2004 और 2016 में, लेकिन 80, 92 और 2004 तक जब सिमस्त हुआ तो क्षिप्रा जी के जल में स्नान करने जो साधु संत सहित धार्मिक श्रद्धालु आए, उन्होंने गंभीर के पानी में स्नान किया। गंभीर क्षिप्रा जी से लगभग 20 किलोमीटर दूर से पानी लेके लिफ्ट करके आए और उसमें स्नान कराया। स्नान तो हुआ, कुंभ भी हुआ, सिंहस्थ भी हुआ, लेकिन मन में भाव कचोटता रहा कि ये अपन किस जल से स्नान करा रहे हैं। साधु संतों को तो मालूम नहीं, लेकिन हमको तो मालूम है। 2016 में हमने नर्मदा जी में स्नान कराया, तो ये बात सही है कि नर्मदा जी के टाइम क्षिप्रा लिंक योजना में नर्मदा का मिलन हुआ, तो ये संदेश तो था। तो कई संतों ने मजाक में कहा भी कि अगर हमको यहाँ आके स्नान करना है उज्जैन में, तो फिर तो ओंकारेश्वर में ही कर लेना चाहिए,
क्योंकि ये तो कुंभ सीमस तो उज्जैन में हो रहा है, जल तो आप नर्मदा जी का दे रहे हो। तो ये बात सही थी। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को, जिन्होंने इस चुनौती को लिया और हमने इस सीमस्त में क्षिप्रा जी के जल से स्नान करने का प्रबंधन कर लिया। चुनौती तो कई थी, मैं ये पढ़ी हुई लिखी हुई भाषा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही मुँह से ही बोल रहा हूँ। आपको ध्यान में आएगा कि हमने कहा कि भाई क्षिप्रा जी कोई बर्फ का ग्लेशियर नहीं है कि ऊपर से पानी बह के आ जाएगा। हमारे सामने चुनौती क्षिप्रा जी बरसात के पानी में जो धारा बनती है उससे पूरे साल काम चलाना पड़ता है। तो फिर योजना बनी कि इस बरसात के पानी के समय पानी को लिफ्ट करके एक बड़ा तालाब बनाए। तो बड़ा तालाब हमारा उज्जैन के पास बनाया, उसकी क्षमता इतनी बड़ी कि वो पूरे साल फिर प्रवाह के माध्यम से क्षिप्रा जी में जल पहुंचाएगा। तो ये लगभग 800 करोड़ की योजना बनी, जिसके आधार पर अब क्षिप्रा जी के जल से क्षिप्रा जी में लोग स्नान कर पाएंगे पूरे साल। लेकिन एक चुनौती और थी कि क्षिप्रा जी का जल तो शुद्ध कर देंगे, लेकिन हमारी जो भौगोलिक रचना ऐसी कि इंदौर का बढ़ता हुआ भौगोलिक एरिया, लेकिन उसकी ढलान तो उज्जैन की तरफ थी। तो नर्मदा जी का पानी हो या क्षिप्रा जी का हो या गंभीर का हो, वो सब हमारा, जिसको हम खान भी कहते हैं कान भी कहते हैं, उस नदी के माध्यम से पूरा गंदा पानी इंदौर का सीवर का पानी उज्जैन आ जाता है। तो ऐसे में चुनौती ये थी कि वो पानी को शुद्ध कैसे रखें। तो इस बार ये भी एक अच्छा प्रयोग मिला कि जब हम बड़ी नदियों को राज्य के बाहर भी जोड़ने का अगर हम बड़ा एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, जब यूपी के साथ केन बेतवा का बना रहे हैं, पार्वती काली सिंध चंबल के साथ राजस्थान का, या ताप्ती के साथ महाराष्ट्र का, तो एक राज्य के अंदर भी 2 नदी जोड़ो अभियान चलना चाहिए। तो एक राज्य के अंदर गंभीर और खान नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट बना, जिसके कारण से उज्जैन से लगभग 15 किलोमीटर दूर पानी को शिफ्ट करके डाउन स्ट्रीम में गंभीर की ऊपर गंभीर का डैम बनेगा, नीचे गंभीर का पानी सूखी नदी में जाएगा। तो वहाँ सिंचाई करके लोग उस पानी का किसान उपयोग करेंगे और ये गंदा पानी मिलने से क्षिप्रा जी का रुकेगा। ये प्रोजेक्ट भी इसी के माध्यम से, मौका पड़ेगा तो पत्रकार साथियों आपको ले चल के दिखाएंगे कि अंडर डक्ट बन करके 50 किलोमीटर नीचे बड़ा ट्रक अंदर से चला जाए, इतनी बड़ी टनल बनाना। उस टनल में नदी की धारा, ऊपर लोग खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, ऊपर खेती नॉर्मल चल रही है, लेकिन नदी की धारा नीचे जा रही है। तो ये भी अपने राज्य के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि नदी से नदी जोड़ो अभियान में ये एकदम नीचे से ऊपर के बीच में, नीचे नदी का मूल स्रोत अलग, बीच में टनल अलग, ऊपर खेती चल रही, तो 3 मंजिल पे काम हो रहा है। ये अपना एक नया प्रयोग, लेकिन इस पे भी हमारी सरकार ने काम किया है। ऐसे एक नहीं कई प्रयोग हमने और किए। उदाहरण के लिए आपने सबने देखा होगा, यही भोपाल में GIS नहीं होती थी, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं होती थी। उद्योग के मामले में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के अलावा भी हमारे राज्य के अंदर इंडस्ट्री जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी ठोस अर्थव्यवस्था पे प्रश्न खड़ा होता था। और उस व्यवस्था पे विचार करने के बाद हमने निर्णय किया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए। तो छोटे छोटे संभाग केंद्रों पर, ये मानता हूँ ग्वालियर जबलपुर तो बड़े थे, भोपाल भी बड़ा था, लेकिन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार हुई। कई लोग आश्चर्य जब हम कर रहे थे कि बड़े बड़े उद्योगपति आकर के कहते ग्वालियर में हम पहली बार आए, जबलपुर पहली बार आए। तो जब जबलपुर ग्वालियर तो आए, लेकिन सागर और नर्मदापुरम में भी और शहडोल में तो जो हमारा इस्पात का कारखाना TMT सरिया वाले ने लगाया, वो अग्रवाल जी आकर बोलते कि मैं तो बिल्कुल पास का छत्तीसगढ़ का ही हूँ, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं गया कि शहडोल में भी हो सकता है क्या ये 3000 करोड़ का बड़ा एक इंडस्ट्री का पार्क। ऐसे निवाड़ी जैसे जगह जिले में एक बड़ा इंडस्ट्री, अब निवाड़ी 1.5 विधानसभा का जिला, लेकिन निवाड़ी जैसे जिले में एक 3000 करोड़ का बड़ा कारखाना इस्पात का अगर वो लगता है, तो ये हमको सबको प्रेरणा भी देता है, गर्व भी होता है। और अलग अलग नेचर की सब क्षेत्रों में अब खाद का कारखाना सागर में चालू हो जाए, ये भी आश्चर्य है। और खाद भी कौन सा, जिसके लिए 12-32-16 NPK यूरिया। अब ये हमारे राज्य के अंदर आज अधिकांश खाद तो हमारा झाबुआ और सागर से ही पूरा हो रहा है, केवल भारत सरकार की परमिशन चाहिए, बाकी तो अपने राज्य में ही बन रहा है। अब ये भी एक थोड़ा नया और चुनौती वाला भी है कि केवल रसिया पे डिपेंड नहीं है, हम तो हमारे राज्य में बना रहे हैं और हमारे राज्य के अंदर उद्योगपति उसको दे भी रहे हैं। ये
एक नहीं, ऐसी कई सारी सौगातें। पंप स्टोरेज, अभी मैं जब ग्रीनको के लिए हैदराबाद में गया तो हैदराबाद में जिस कंपनी में मैं गया और जिस कंपनी ने यहाँ लगभग 6000 करोड़ का निवेश किया है पंप स्टोरेज, राज्य के अंदर सौहार्दपूर्ण संबंध आसपास का रहने का क्या परिणाम आता है बताना चाहूँगा। ये देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज हाइड्रोल पावर हमारा बना है नीमच में। माननीय गृह मंत्री जी, आपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी है, उसके अंदर उन्होंने खुद ने कहा कि ये इससे पहले हमारा दक्षिण में हैदराबाद के पास बनाया था, तो 4 साल लगे थे हमको बनाने के, और अगर ये विदेश में बनता है तो ये 8-10 साल में सारी परमिशन लेके होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 साल से भी कम समय में हो गया। उसमें से मैं ही भूल गया, एक तो उन्होंने मेरे को धन्यवाद दे रहे थे, तो मैंने कहा मेरा क्या रोल है? बोले आपका ये रोल है कि जब आप नीमच तरफ आए थे, एक इंडस्ट्रियल समिट में मिले थे, तब हमने कहा था कि सब ये पंप स्टोरेज में एक ऊपर टैंक बनाना पड़ता है, एक नीचे टैंक बनाना पड़ता है। तो ऊपर का टैंक तो हमने बना लिया, अब नीचे का टैंक चूंकि चंबल का पानी वो गांधी सागर में रखा हुआ मंदसौर में, और वो चंबल का पानी का कंट्रोल तो राजस्थान सरकार के पास रहता है। वो पानी जब तक खाली नहीं करे हम बनाए कैसे नीचे, और अगर नीचे नहीं बनाएंगे तो वो पंप स्टोरेज चालू कैसे होगा। तो मैंने मेरे से निवेदन किया, मैंने वहीं से फ़ोन लगा दिया माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को कि ज़रा ये चंबल का हमारा एक प्रोजेक्ट बिगड़ रहा है, आप अगर पानी कम कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। मुझे इस बात के लिए आनंद भी आया कि उन्होंने कहा भैया जब आप पीकेसी जैसी योजना के लिए 20 साल से राजस्थान मध्य प्रदेश के झगड़े खत्म करके आप हमको पानी दोगे तो ये मदद क्यों नहीं करेंगे आपकी। उन्होंने कहा चंबल में हम पानी कोटा में रोक लेंगे और आपका ये पानी का उपयोग आप कर लो, हम पानी कम कर देते हैं। उनने 15 दिन के अंदर पानी कम कर दिया, और इसका फर्क ये पड़ा कि जो प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा आने वाला था वो 2 साल में पूरा हो गया। तो ये कम से कम सरकार की व्यवस्थाओं में सजगता के साथ दूरदेशी व्यवस्थाओं के आधार पर जोड़ने का कई सारी बातें मैं कर सकता हूँ आपके बीच में से। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे पीएम मित्र पार्क, ये 7 पार्क हमारे भारत सरकार के माध्यम से सालों पहले मिले थे, जिसके आधार पर कपास तो हमारे यहाँ होता है, लेकिन कोयम्बटूर जब गया तो उन्होंने कहा कपास, बोले आपके यहाँ से आता मध्य प्रदेश से। अब हमारा कॉटन धागा भी वो बनाए, कपड़ा भी वो बनाए, कपड़े को रेडीमेड गारमेंट्स बना करके वो दुनिया भर में निर्यात करे, माल तो हमारा। तो हमने कहा ये हमारा कॉटन, हमारे यहाँ क्यों धागा नहीं बन रहा। तो उन्होंने बताया आपके यहाँ पहले चलती थी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ, मिल इंडस्ट्रियाँ, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई तो बनने बंद हो गई। हमने कहा नहीं, ये तो हम वापस शुरू कराएंगे। तो पीएम मित्र पार्क, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि अपने जन्मदिवस के अवसर पर 7 पीएम मित्र पार्क में सबसे पहले हमारा पीएम मित्र पार्क का उनने न केवल भूमि पूजन किया बल्कि उसी दिन हमने भूमि आवंटन भी कर दिया। केवल इतना ही नहीं, अभी मैं आपसे आ रहा था तो आते आते भंडारी मेडिकल कॉलेज वालों का फ़ोन आया, उनने कहा कि आपकी वो 2 साल की उपलब्धि तो मैं कल विज्ञापन छापूंगा, आप बता देना। मैंने कहा आपकी क्या बात। अरे बोले मैं आपको केवल मेरी साइक्लोट्रॉन की जो इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, जो विक्रम उद्योगपुरी में हमने लगाई। बोले जर्मन के आधार पर, जर्मन के विद्वान और वैज्ञानिक और वहाँ के सारे लोगों के साइक्लोट्रॉन की इंडस्ट्री के लिए हमको ज़मीन 2 दिन में तो ज़मीन मिल गई, 10 दिन के अंदर हाईटेंशन लाइन बिजली विभाग ने खड़ी कर दी। और हमारे पास जो जर्मन के वैज्ञानिक और लेबर लाए थे जिनके भरोसे से वो हमको उत्पादन करना था, बोले वो आबो हवा इतनी अच्छी लगी और इतना सरलता से काम हो गया कि वो गए ही नहीं, और अभी साल भी पूरा नहीं और हमने वो उत्पादन चालू कर दिया। तो अब हमारे देश को साइक्लोट्रॉन का बहुत बड़ा लाभ अपने इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से मिल गया कि आज वो जो दवाई उनकी है, उनका कहना वो दवाई 10 गुना सस्ती है, आज वो पूरे देश में उपलब्ध कराएंगे। उसकी अपनी एक शर्त रहती है कि वो 8 या 10 घंटे में उपयोग करे, इसीलिए वो अब देश में मध्य प्रदेश मध्य में है तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बहुत सरल पड़ेगा, अदरवाइज वो फिर खराब हो जाती। तो वो जो चीज़ 2 रुपये की है वो 2 पैसे की भी किसी काम की नहीं रहती। तो ये उनका कहना है कि ये भौगोलिक दृष्टि से भी, विज्ञान की दृष्टि से भी, अपने 55 हमारे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज नई शिक्षा नीति के बलबूते पे लगना, ये भी घोर आश्चर्य की बात
कहाँ 1956 से लेके 2002-3 तक 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज मेडिकल कॉलेजों की एक तरह से श्रृंखला बन गई, लंबी लाइन बन गई मेडिकल कॉलेज में। और मेडिकल कॉलेज में भी प्रयोग कैसा पूरे देश में ये भी नवाचार हुआ कि अब हम केवल मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल देंगे। मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल जो हमारा ऑलरेडी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज की बेस वो रहेगा। तो मेडिकल कॉलेज के लिए किसी को मेडिकल कॉलेज बनाना तो वो अपनी बिल्डिंग बनाए, अपने सारी प्रोसेस कर ले। 300 बेड का हमारा हॉस्पिटल 10 साल तक हम उसको देंगे। 10 साल बाद वो डॉक्टर, दवाई, सारा पैरामेडिकल स्टाफ, अर्थात अपन अगर सरल भाषा में बोलो, हमारा हॉस्पिटल तो चल ही रहा है, हम क्या करें उसमें। चलता हॉस्पिटल प्रैक्टिकल के लिए उनको दे दिया, जब उनका वो 700 बेड का बन जाएगा तो हमारा हॉस्पिटल हम वापस ले लेंगे, हमको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वहाँ एक मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाएगा। इस कारण से पूरी दुनिया में ऐसा होता था, हमने नया नहीं किया, लेकिन ये प्रयोग देश में सबसे पहले हमने किया कि हमारे पैसे कितने बचे। इसलिए मेडिकल कॉलेज के लिए मेडिकल एजुकेशन अलग मंत्रालय और मेडिकल का मंत्रालय अलग, तो हमने ये दोनों को मिलाकर एक किया। ऐसे लगातार एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में जो हो सकता है, जितने प्रकार से है। आज अपन इंदौर की हुकुमचंद मिल का आपको उदाहरण मालूम है, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुकुमचंद मिल की लैंड पूरी केवल 300-400 करोड़ रुपए के चक्कर में 30 साल से 7,000 मजदूर में से 2,000 लोग उम्मीद में मर गए कि हमको 2 लाख मिलेंगे, 4 लाख मिलेंगे, लेकिन कोर्ट में निराकरण नहीं हो रहा था। हमने कहा ये सरकार पैसा दे देगी तो सारे मजदूरों का भला हो गया। और आज वो हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से 200-300 करोड़ देने के बाद लगभग 70-80 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा। ये जो बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, इसमें ये केवल अपने 2 विभाग हैं, एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, एक हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हाउसिंग बोर्ड, प्राधिकरण या जो भी कोई विभाग होगा। तो जमीन के प्रॉपर उपयोग करते हुए विकास की दृष्टि से, अन्यथा सांप बिच्छू घूम रहे हैं, जंगल बना हुआ है, मुकदमा चल रहा है, चलने दो। जैसे उसी प्रकार से जैसा हमारा ये भोपाल का कचरा 40 साल से सड़ रहा था यहीं पे भोपाल में, जब भी गूगल खोलो भोपाल को पूछो तो एक बच्चा मरा, आँख खुली, उसको दिखता था भूत जैसा, क्या करूँ उसको। ये भोपाल की पहचान बनी थी, लेकिन आज भोपाल की पहचान उससे बदल के GIS भोपाल में हो रहा है, विकास हो रहा है। घटना हो गई, परमात्मा करे कोई ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन घटना के बाद वो कचरा कब तक पड़ा रहना चाहिए। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब हो रहा है, तो उसका निष्पादन प्रॉपर कराया, और निष्पादन कराने के बाद आज जो हमको करना वो करेंगे। लेकिन इन पुरानी समस्या से निपटना तो हमको पड़ेगा ही सही। शहरीकरण के आधार पर 2 मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी, हमारा भोपाल भी बढ़े, केवल शहर के अंदर ही क्यों बढ़े, लंबा प्लान करना पड़ेगा। आज हैदराबाद था राजधानी जब था आंध्र का, आज अमरावती खड़ी करके उनने अपने आप में एक बड़ी कैपिटल बनाने का प्लान कर लिया। ये वो आदर्श उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री निवास, नई पूरी पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर बनके तैयार हो गई। तो ये जो नया निर्माण करते हुए भी हम चीजें खड़ी कर सकते हैं, ये आदर्श उदाहरण है। तो इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन, भोपाल मेट्रोपॉलिटन, केवल भोपाल नहीं तो बगल का नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, विदिशा, ये 5 को जोड़ के इधर आष्टा तक का, उधर से 4-5 जिलों का मिलाकर हमारा दूसरा मेट्रोपॉलिटन, ये दोनों को जोड़ करके ये बड़ी विकास की संभावना भी है। और लंबा प्लान करते हुए लगभग डेवलपमेंट के लिए 10-20 किलोमीटर नहीं, अकेले इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन की बात करेंगे तो 11,000 करोड़, 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा पूरा सराउंडिंग एरिया बनेगा। और मूल रूप से डेवलपमेंट के लिए अगर बात करें तो बड़ा हमारा आकर्षण बनता औद्योगिक क्षेत्र से। जब औद्योगिक क्षेत्र नागदा बन गया तो नागदा के बाद में तो आवासीय और कमर्शियल हो गई सही, पीथमपुर बन गया तो पीथमपुर के बाद रहने के लिए भी और कमर्शियल चाहिए गई सही, देवास का है, मक्सी का है। तो हमने बेस बदल दिया कि हमारी औद्योगिक केंद्र बेस बनेंगे, उसके बाद रेसिडेंशियल, कमर्शियल, PSP के बाकी प्रोजेक्ट आते जाएंगे और आने आज नहीं तो कल तक आगे तक जाएगा। इसी का परिणाम है कि इसी की बाकी कनेक्टिविटी, ग्रीन बेल्ट हमारा खास करके जो एक्सप्रेस हाईवे हैं, ग्रीनफील्ड हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, एयरपोर्ट के साथ एविएशन पॉलिसी में हमारी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ये एविएशन के प्रोजेक्ट अपने सबके सामने चल रहे हैं। ये उत्तराखंड में चलते थे 4 धाम के लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, अब तो उज्जैन ओंकारेश्वर क्यों नहीं हो सकते? वो शानदार चल रहा अपना, क्या फर्क पड़ गया?
ऐसे एयरपोर्ट अपने 7 से 9 तो हो गए और 10वां तैयार हो रहे, 10वां भी चालू हो गया। और ये तो 10 जिसको एविएशन डिपार्टमेंट ने मान लिया, बाकी सिंगरौली, रतलाम, नीमच, मंदसौर, वहाँ हमारे B200 तो उतरते ही हैं शान के साथ, सारी हवाई पट्टियाँ चालू है, इसमें कोई कष्ट नहीं है। आपने देखा ही है कि जब अपना स्थापना दिवस मनता है तो एक दिन क्यों 3 दिन मनना चाहिए, और 3 दिन मने तो अपने कलाकार आनंद के साथ हो जाए। तो यहाँ विक्रमादित्य का महानाट्य भी होता और भगवान कृष्ण की लीलाओं को लेकर के 500 कलाकार भोपाल की, ये पहली बार हुआ। 18 पॉलिसियाँ फिल्म निर्माण से लेकर सभी प्रकार की। अभी बुंदेलखंड के अंदर राजगढ़ पैलेस में गए अपन, इतना गजब का स्थान है, ऐसा लगेगा कि कहाँ पूरे देश में नहीं मिलेगा। ऐसे अगर उज्जैन में जाओगे तो हायर सेकेंडरी स्कूल 50 साल से चलता था, महाराज बाग क्रमांक 1, 2, 3, आज वो 7 स्टार होटल हो गया टूरिज्म का। हमारी सारी टूरिज्म की प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा कहीं कलेक्शन आ रहा है तो अकेले उस हायर सेकेंडरी स्कूल में हो रहा। और टूरिज्म मिनिस्टर पूरे देश में आदर्श उदाहरण देते हैं कि अच्छा पैलेस कैसे बन जाता है हेरिटेज में, ये उदाहरण उनका बना है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये सारा मैटर तो आपके पास पहुँच ही गया है। और अब मैं बोलूँ क्या, जितना तो आप मेरे से ज़्यादा समझते हो और बोलते रहते हो, ये सारी बातें आप करते रहते हो। बोलने के लिए बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से समय बदला है और समय के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कोई दे रहा है तो अपना राज्य दे रहा है। बिजली में भी ऐसे ऐसे नए प्रयोग हुए कि जिसके आधार पर बिजली के लिए सारे लोग भौचक के देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश हमारा सबसे लोएस्ट रेट बिजली में गया, और इसके आधार पर ओंकारेश्वर और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो हमारे हैं, आगर, नीमच, सोलर पार्क भी 2000 मेगावाट का, और कंपोजिट यूपी और हमारा 6 महीने वो वापर लेंगे, 6 महीने हम वापर लेंगे। पानी की तो हम बदला बदली करी ना, बिजली का भी आपस में साझेदारी कर रहे हैं, 2 राज्य आगे बढ़ते हुए। तो ये जो हमारा जो मुरैना का जो बीहड़ का जंगल है, इसका बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। आज ये बदलते दौर में हमारी आने वाले समय के टारगेट भी बड़े हैं, लेकिन अभी बात नहीं करूँगा, बीते समय की बात करूँगा जब हमने अपने नामांतरण की नई पद्धति लगाई। ये भी पूरे देश में रेवेन्यू के लिए नई चीज़ हो गई। लगभग 1 करोड़ प्रकरणों का निराकरण कराया, और ई नामांतरण जैसे आप रजिस्ट्री कराओगे आपका प्रोसेस परवारे चालू हो जाएगी। पटवारी गिरदावर के पास चक्कर खाने की जरूरत नहीं। बंटवारा, नामांतरण, राजस्व ऑनलाइन निराकरण करने के लिए साइबर तहसील के आधार पर भारत सरकार ने पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया है। 19 धार्मिक नगरियों में शराबबंदी, ये हमने अपने धार्मिक नगरियों के प्रति ये जो प्रतिबद्धता बताई, विभिन्न लोक बना करके नर्मदा परिक्रमा के लिए परिक्रमा वासियों के लिए शेड बनाना, घाट बनाना, सभी प्रकार की सुविधा जुटाना, और चित्रकूट का धाम भी आनंद के साथ। आप बताइए, जन सहभागिता के आधार पर चित्रकूट का मुख्य मार्ग जिसमें बड़े से बड़े संतों ने और सब लोगों ने अपनी सहभागिता देते हुए, जब अयोध्या अच्छा हो गया तो चित्रकूट भी होना चाहिए। उसी प्रकार से ओरछा का राजा राम का भी आनंद अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब ये कई ऐसी योजना भी चालू की जिसके लिए एक बगिया माँ के नाम, 2 एकड़ का खेत अगर आप अपना बनाने जाओगे तो सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी, क्योंकि जब नया बगिया बनाओगे तो शुरू में 2 साल आपकी खेती बाड़ी बंद हो जाएगी। तो खेती बाड़ी भी ढंग से व्यक्ति करता रहे, उसके बजाय उसके जीवन के प्रबंधन करते हुए, और जब बगिया तैयार हो जाएगी तो फल से उसका काम चलेगा ही सही। तो आम के आम गुठली के दाम दोनों काम हो जाएंगे। हमारा पास व्यक्ति अपनी खुद का बगिया भी तैयार कर लेगा और अपना बगीचा भी तैयार हो जाएगा। योजना तो बहुत सारी है। हमने जलगंगा अभियान चलाने का हर साल का निर्णय किया। जलगंगा अभियान में दोनों क्षेत्र में, ग्रामीण में और शहर में भी, शहरी क्षेत्र के अंदर जितने कुएं, बावड़ी, तालाब, पुरानी जल रचनाएं और नवीन रचनाओं के लिए अब तो सड़कें भी बन रही है। तो हमने सड़कों के किनारे जो मुरम खोदने के लिए या बाकी मिट्टी निकालने के लिए जो गड्ढे होते हैं उसको भी जल रचना में बदलने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री जी माननीय राकेश जी को धन्यवाद दूंगा। एक योजना बनी कि ये जितना पानी का हम अपना संचय कर सकते हैं उस सबको भी करते जाना है। उसी प्रकार से ग्रामीण अंचल में भी सभी पंचायतों के साथ ये जलगंगा अभियान के माध्यम से, नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। अभी ध्यान में आया कि लगभग 250 के आसपास प्रदेश की नदियां हैं। उन नदियों के उद्गम से लगा करके उनकी जल रचनाएं कैसे चालू हो, उनका एक तरह से पुनर्जीवन का काम भी और संचयन का काम भी
जल रचनाओं के लिए छोटे छोटे स्टाफ डैम्स लगा करके बड़े बड़े भी सब पे काम करके बूंद बूंद कैसे काम आए उस दिशा में हमने काम करना प्रारंभ किया। स्कूलों की बात मैंने कर दी। गौ संरक्षण की तो अद्भुत योजना हमारे यहाँ चल रही है। गौ संरक्षण में भी देश में नंबर 1 का है। अभी मैं कल आंध्र में उतरा था, कर्नाटक सरकार के वहाँ के एक कॉरपोरेशन के चेयरमैन आए थे। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी तो आप हमारी ले गए, लेकिन आपके राज्य में बहुत बड़ा काम हो गया, मैं आना चाहता हूँ आपके मध्य प्रदेश। हमने कहा जरूर आओ। ये खास करके हमारा ये जो वेस्ट से एनर्जी बनाने वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ये जो पराली जलाने वाले जो प्रोजेक्ट जगह जगह, तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है कि हमारे यहाँ अब धान का हो, गेहूं का हो, ये जो वेस्ट जितना निकलता है उससे बिजली उत्पादन, गैस उत्पादन, इसके प्रोजेक्ट भी खड़े हो रहे हैं। और गौ संरक्षण को लेकर के घर घर दूध उत्पादन बढ़े, 9% से 20% के टारगेट पे हम चल रहे हैं। भारत सरकार के माध्यम से हमने गुजरात के उस अमूल वाले प्रोजेक्ट के साथ अपने ब्रांड सांची को बरकरार रखते हुए इस दिशा में आगे बढ़े कि 3 साल बाद 20% तक दूध उत्पादन करेंगे। गोमाता के लिए भी पर्याप्त रूप से हमारी योजनाओं में 25 गोमाता अगर लेके आएगा या दूध उत्पादन की इकाई खड़ी करेगा तो 10 लाख सरकार देगी। इसके आधार पर एक साथ 500% की प्रोग्रेस हुई पुरानी योजना के पालन करने में। जबरदस्त रूप से स्कोप आया और गौशालाएं भी बड़ी बड़ी बन गई। नगर निगम के अंदर ये खिड़क की कल्पना खत्म करते हुए हमने गौशालाओं के लिए संधारण के लिए भी 20 के बजाय 40 रुपये प्रति गोमाता और उससे बड़ी 20 अलग से गौशालाएं जो 5,000 से लेके 10,000 20,000 की गौ माता के साथ। और पूरे देश के लोग आप आ रहे हैं क्योंकि प्राकृतिक खाद से लेकर कई सारी संभावना है। तो बड़ी बड़ी गौशाला उसको हम अपने उनके लिए 30% वो दूध उत्पादन भी कर सकेंगे। वो गौमाता को रखने के साथ हम जो अनुदान देते हैं वो अनुदान भी उनको देंगे। 125 एकड़ भूमि भी देने वाले हैं। एक तरह से ये ठोस निर्णय कर रहे हैं जिसके बलबूते पर बड़े पैमाने पर देश भर के लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो ये गौमूत्र से, गोबर से, बाकी चीज़ों से वो अपने इस गौशाला को कैसे सफल सक्षम बनाए, इसका आदर्श मॉडल हमारा बीच बना है। ऐसे ही अपनी शिक्षा के क्षेत्र में खास करके हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस के अंदर IT पार्क बनाने का निर्णय पहली बार हुआ। बच्चा वहीं पढ़े, वहीं रोजगार भी मिल जाए। और IT के साथ नई टेक्नोलॉजी डीप टेक रिसर्च पार्क भी ला रहे हैं, साइंस सिटी भी बना रहे हैं, ऑब्जर्वेटरी भी खोल रहे हैं। और भविष्य में तैयार तो ये भी है कि हमारी सब प्रकार की नवीन पॉलिसियों के बलबूते पर भविष्य में रिसर्च का भी ये मध्य प्रदेश बड़ा केंद्र बने। इसलिए स्टार्टअप से लेकर 18 पॉलिसियों में हमने सब चीज़ जोड़ने का प्रयास किया। ऊर्जा की बात मैंने कर दी, सिंचाई की कर दी, आधुनिक विकास की कर दी, बदलती ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कर दी, PM विकास खास करके गाँवों के अंदर वृंदावन गाँव की बात मैंने आपके सामने की है। अधोसंरचनाओं को लेकर के भी हमारे बीच ई-बस भी भविष्य में हम प्रारंभ करने वाले हैं, जो कि हमारी पुरानी कठिनाई थी जब हमने कई प्रकार से दूसरी रचना खड़ी करी। गरीब उत्थान के लिए भी सरकार के माध्यम से आपको केवल जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हमने बजट को भी 5 साल में डबल करने का जो टारगेट लिया है। 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति आई थी 2002-03 तक। जब हमारी सरकार बनी तो 1,42,000 रुपया आय प्रति व्यक्ति हुई। आज की स्थिति में